इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है संसद से, जहां वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो है आज संसद में पेश हुआ, जिसको लेकर के राजनीति गर्मा चुकी है। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे संपादक अशोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए जानते हैं आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। आपसे देखो, आज देश के इतिहास में पहली बार एक बड़ा कदम उठाया गया है और दुनिया में कई जगहों पर वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मूला चल रहा है, जिसको लेकर जो जेपीसी बनाई गई, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाई गई थी इस पे, और उस कमेटी को हेड कर रहे थे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। उन्होंने पूरी दुनिया से इस बारे में रिसर्च करने के बाद आज ये बिल सदन में पेश किया गया है। कैबिनेट में अप्रूवल के बाद सदन में आया है, जिसको लेकर भारी हंगामे का माहौल सुबह से बना हुआ था। और जैसे ये बिल पेश हुआ है तो अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने, विपक्ष और पक्ष ने, सबने अपनी अपनी राय रखी है और सदन में भारी हंगामा हुआ है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा आपसे कि यहाँ तक बयानबाजी हो चुकी है कि ये पूरी तरह से तानाशाही है। इस तरह के बयान निकल के आए हैं आपसे। जी अशोक मिश्रा जी, कांग्रेस जो है वो बोल रही है, विपक्ष पार्टी जो है वो बोल रही है कि ये जब बिल अगर आ जाएगा तो एक तरफ से बीजेपी जो है वो तानाशाही हो जाएगी उसकी, तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं बताऊं कि ये संसद के शीतकालीन सत्र जो आज मंगलवार को यानी कि 17 दिसंबर को 17वां दिन है, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा के पटल पर एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। मेघवाल ने केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े 3 कानूनों में संशोधन का बिल भी पेश किया। इसमें द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1991 और द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 शामिल है। ये तीनों जो टेरिटरीज को, नेशनल टेरिटरीज को लेके जो बिल पेश किए गए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तापसी, आज सदन का दिन आज के लिए इतिहास में एक बड़ा दिन है। इसके जरिए जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए भी संशोधन किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा तापसी, कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मन बना चुकी है। सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार ने मन बना लिया है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। तो ये जो बिल्स आज आए हैं, इसको लेकर भारी हंगामे में सदन चल रही है। और बिल को लेकर अमित शाह गृह मंत्री ने कहा कि बिल जब कैबिनेट में आया था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इसे संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेजना चाहिए। कानून मंत्री ऐसा प्रस्ताव कर सकते हैं। विरोध में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का एक बड़ा बयान निकल के आया। वन नेशन वन इलेक्शन बिल बीजेपी की देश में तानाशाही लाने की कोशिश है, इस तरह का बयान धर्मेंद्र यादव ने दिया। वहीं कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि एक देश एक चुनाव बिल संविधान के मूल ढांचे पर हमला है। बिल को पेश और स्वीकार किया जाना विधायी नियमों के खिलाफ है। मेरी अपील है कि इस को वापस लिया जाए। और इस तरह से बहुत सारे बयान निकल के आए हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, पार्टियों के अलग अलग ग्रुप हमारे पास निकल के आए हैं। नेताओं से हमारी बातचीत हुई है। टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी के सांसद और केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर पेमासानी ने अपनी पार्टी की तरफ से एक देश एक चुनाव बिल का समर्थन किया है। वहीं असम के से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि यह विधेयक चुनाव आयोग को राष्ट्रपति को सलाह देने की अवैध शक्तियां देता है। वहीं आईयूएमएल नेता ईटी मोहम्मद बशीर और शिवसेना उद्धव गुट के नेता अनिल देसाई ने बिल का विरोध किया है। वहीं और बात करूं मैं के सांसद टीआर बालू ने कहा, मेरी सुझाव है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल को संसदीय कमेटी को भेजा जाना चाहिए। वहीं तृणमूल कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल कोई चुनाव सुधार नहीं है, यह एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए लाया गया है। जी अशोक मिश्रा जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है कि हमारे भारत को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल आने के बाद फिर क्या ये डेमोक्रेटिक कंट्री रहेगी? बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि संविधान के ढांचे में यानी कि जो देश को डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है उसमें क्या होगा, क्या बदलाव होगा। एक अच्छा सवाल है तापसी आपका। मैं बताना चाहूंगा कि बिल पेश होने से पहले केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने कहा था कि आजादी के बाद से चुनाव आयोग लोकसभा और विधानसभा के 400 से ज्यादा चुनाव करा चुका है। अब हम एक देश एक चुनाव कॉन्सेप्ट पर लेने जा रहे हैं। एक हाई लेवल कमेटी का इसका रोडमैप बना चुकी है, जिससे प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी, चुनाव संबंधी खर्च में कमी आएगी और नीतिगत निरंतरता को
बढ़ावा मिलेगा, ये केंद्रीय कानून मंत्री की तरफ से कहा गया। लेकिन जो आपका सवाल है तापसी कि क्या हम डेमोक्रेटिक कंट्री रह पाएंगे, तो मैं बताऊं दुनिया में 7 देश ऐसे हैं जो ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं। और जो कोविड कमेटी है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी ने उन 7 देशों की चुनाव प्रक्रिया पर रिसर्च किया और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको हासिल करके तब जाके इस पूरे बिल को ड्राफ्ट किया गया है। उनमें जो देश है दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका से जो लिया गया, यहाँ वोटर नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दोनों के लिए एक साथ वोटिंग करते हैं। हालांकि नगर पालिका चुनाव प्रांतीय चुनाव से अलग होते हैं। 29 मई को दक्षिण अफ्रीका में नई असेंबली के साथ साथ हर प्रोविंशियल के लिए प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए थे। वही बात करते हैं दूसरे देश की, स्वीडन की, जिससे कुछ अंश लिए गए हैं। उसमें जो मुख्य बिंदु लिया गया वो मैं आपको बताऊं, ये देश अनुपातिक चुनावी प्रणाली अपनाता है, यानी राजनीतिक दलों को उनके वोटों के आधार पर निर्वाचित विधानसभा सीटों में सीटें सौंपी जाती है। उनके पास एक ऐसी प्रणाली है जहां संसद, काउंटी और नगर परिषदों के लिए चुनाव एक ही समय में होते हैं। ये चुनाव हर 4 साल में होते हैं, जबकि हर 5 साल में एक बार सितंबर के दूसरे रविवार को नगर पालिका विधानसभाओं के चुनाव होते हैं। ये आपका स्वीडन के बारे में मैंने बताया जो वहाँ पे चुनाव प्रणाली है। वहीं तापसी मैं बताऊं, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया, इन देशों से मिलाकर कुछ जो मुख्य बिंदु हैं उनको निकाला गया है। और सबसे बड़ी बात तापसी, कोविड कमेटी ने 5 सिफारिश की है। उन 5 सिफारिशों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाएगा। अंग असेंबली किसी को बहुमत नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडीज, नगर निकाय इलेक्शन कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श में सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार करेगा। कोविड पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की है। ये कोविड कमेटी जो पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी है उनकी जो कमेटी है उसने ये सिफारिश की है। और इस कमेटी में मैं आपको बताऊं लगभग 8 सदस्य हैं। पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी अध्यक्ष हैं। दूसरे एक लॉयर हरीश साल्वे वरिष्ठ अधिवक्ता है। तीसरे अमित शाह गृह मंत्री बीजेपी से जो है वो गृह मंत्री इस कमेटी के सदस्य हैं। वहीं अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता, गुलाम नबी आजाद पुराने बहुत वरिष्ठ नेता हैं और ये पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। वहीं एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी हैं इसमें। डॉक्टर सुभाष कश्यप लोकसभा के पूर्व महासचिव रह चुके हैं। संजय कोठारी पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त रह चुके हैं। इन 8 लोगों की कमेटी ने पूरा बिल ड्राफ्ट किया है। तापसी, अशोक मिश्रा जी, मेरा सीधा एक और सवाल, ये आखिरी सवाल होगा आपसे कि आपको क्या लगता है वन इलेक्शन और वन नेशन जो बिल आ रहा है ये भारत के लिए अच्छा है? आप इसको समर्थन देते हैं? जी तापसी, देखो भारत में एक वर्ष में अलग अलग राज्यों में कम से कम 10 से 15 इलेक्शन, छोटे छोटे निकाय बॉडीज के चुनाव या कुछ न कुछ चलता रहता है, जिससे अरबों खरबों की धनराशि व्यय होती है, खर्च होता है। भाई चुनाव छोटा हो चाहे बड़ा हो, तैयारियां आपको उतनी ही करनी पड़ती हैं। राजनीतिक दलों को अपने प्रचार के लिए करनी पड़ती है, चुनाव आयोग को सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ वोटिंग तक की व्यवस्था करनी पड़ती है, और जो स्टेट मैकेनिज्म है उसको अपनी अलग व्यवस्था करनी पड़ती है। तो जो अरबों खरबों की जो चुनाव को लेकर, इलेक्शंस को लेकर हर साल जो भारत व्यय करता है, खर्च करता है, वो आंकड़ा इतना बड़ा है कि अगर वो बच जाता है तो भारत ऑटोमेटिकली तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तापसी, एक बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, चुनाव में भारत जितना खर्च करता है उतने में अगर उसका 60% भी बचता है, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एक सिंगल ट्रैक पर, सिंगल विंडो पर, सिंगल एक आदमी जाएगा, वोट डालेगा और उसका वो वोट सभी जगह लागू हो जाएगा। तो उससे क्या है कि देश में जो सबसे ज्यादा व्यय होने वाला जो मामला है वो है चुनाव में जो खर्च होता है, वो खर्च से एक आर्थिक व्यवस्था जो बिगड़ती है भारत की, जो सबसे ज्यादा आम आदमी के टैक्स का पैसा चुनाव इलेक्शन में खर्च होता है, मुझे लगता है वो बचेगा और ये होना भी चाहिए। आए दिन चुनाव की मार झेलने से अच्छा है कि देश के विकास के लिए कुछ किया जाए। आए दिन चुनाव में जाकर अपनी किस्मत का फैसला आजमाने से अच्छा है कि एक सरकार बने और वो सरकार पैरेलल होकर
सारे देश के लिए भला करे, सब जगह एक सिंगल वे में काम करे। मुझे लगता है कि ये ज्यादा अच्छा है। धन्यवाद अशोक मिश्रा जी, आप खबर पर नजर बनाए रखें। मैं आपसे फिर जुड़ूंगी और भी जानकारी लेने के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मनीष तिवारी जी। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. I rise to oppose the introduction of the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024. Mr. Sir, beyond the 7th schedule of the Constitution is the basic structure doctrine. And that basic structure doctrine spells out that there are certain features of the Constitution which are beyond the amending power of this House also. One of the essential features is federalism and the structure of our democracy. And therefore, the bills which have been moved by the Honorable Minister of Law and Justice absolutely assault the basic structure of the Constitution and are beyond the legislative competence of this House, and therefore they need to be opposed ab initio, and the introduction of those bills have to be stopped. Number two, Mr. Speaker, sir, how is it possible under our constitutional scheme that the tenures of the state legislatures can be made subject to the tenure of the national legislature? That is completely an antithesis of the constitutional scheme. There is absolutely no way under the Indian constitutional scheme where the states are separate constituents and equal constituents, the term of the state legislatures can be made subject to the term of the national legislature. And my final point, Mr. Speaker, sir, India is a union of states. Article 1 of the Constitution states that India is a union of states and not vice versa. And so therefore, this excessive centralism which is sought to be brought into existence by this bill absolutely militates against the constitutional scheme in its essence, in its entirety, and in its very object. And therefore, Mr. Speaker, sir, I would once again like to urge this House that the introduction of the bill and the consideration of the bill, because of the basic structure doctrine enunciated by the Supreme Court in the Kesavanand Bharti case, is beyond the legislative competence of this House, and therefore this bill needs to be withdrawn immediately. Thank you, Mr. Speaker, sir. धर्मेंद्र यादव। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं इस संविधान के 129वें संशोधन अधिनियम के विरोध के लिए खड़ा हूं। अध्यक्ष जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अभी 2 दिन पहले संविधान को बचाने की, संविधान की गौरवशाली परंपराएं की कस्में खाने में कोई कमी नहीं रखी। 2 ही दिन के अंदर संविधान की जो हमारी मूल भावना है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है, उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए हैं। मैं मनीष तिवारी जी से सहमत हूं और अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से कहना चाहता हूं, ये बिल पूरे देश के जो अलग अलग भेष, भाषाएं, संस्कृति, क्षेत्र की जो मान्यताएं हैं, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच विचार के मंथन अध्ययन करके ये संघीय ढांचा तैयार किया था, राज्यों का गठन भी किया था संस्कृति के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, परिस्थितियों और समय के हिसाब से। मैं नहीं समझता अध्यक्ष जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, उस समय के हमारे संविधान निर्माताओं से विद्वान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ज्यादा विद्वान इस सदन में अभी कोई नहीं बैठा, मुझे कहने में संकोच नहीं है। और ये संविधान की मूल भावना को खत्म करके कैसे तानाशाही के रास्ते निकाले जाएं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। आखिर ये मनीष तिवारी जी ने कहा, कहीं एक विधानसभा के चुनाव अगर कोई अविश्वास आता है, अगर बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या पूरे देश का चुनाव कराओगे? पूरे देश का चुनाव कराओगे? और ये लोग एक देश, एक संविधान, एक चुनाव की बात करते हैं। जो लोग
8 विधानसभाएं भी एक साथ नहीं करा पाते हो। मौसम देख के तारीखें बदलते हो। वो लोग बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं और आपके माध्यम से देश के जनमानस से कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही लाने के नित नए रास्ते लाते हैं। जो 8 विधानसभाओं का चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, वो पूरे देश की लोकसभा और सारे प्रांतों की विधानसभाएं एक साथ कराने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, अगर एक प्रांत के अंदर सरकार गिरती है तो क्या पूरे देश की लोकसभा के चुनाव कराओगे? क्या अगर लोकसभा के चुनाव के चक्कर में उस प्रांत के लोग क्यों सफर करेंगे? अरे चर्चा कर लेना। अरे कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है आपके पास। अध्यक्ष जी, सदन को थोड़ा सा सिस्टम मिलाएं। अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध है, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ हम सबको भेजा है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। ये संविधान विरोधी, संघीय ढांचे विरोधी, बेसिक स्ट्रक्चर विरोधी कई केसों की चर्चा की मनीष तिवारी जी ने, मैं उनके साथ जोड़ते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावना के विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी इस नीयत को वापस लो। ये अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।